चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ मिलकर हर रविवार को हमारे वेबिनार की श्रृंखला का आज 225वां वेबिनार है। पिछले 225 सप्ताह से हम लगातार आपके समक्ष समाज से जुड़े, बच्चों से जुड़े कोई ना कोई विषय लेकर उपस्थित होते रहे हैं। कल ही हमारे बीच से किसी एक बालक ने बोला कि रेडिएशन के ऊपर कुछ बातचीत किया जाए, रेडिएशन से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है या बाकी सारी चीजें बच्चों को किस प्रकार इफेक्ट करती हैं। इसी सिलसिले में आज का हमारा जो विषय है उस पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अल्पना शुक्ला। आप कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है छिंदवाड़ा में, काफी लंबे अरसे से आप सोशल वर्क कर रही हैं। एडोलेसेंस को लेकर के स्कूल में पेरेंट्स को आप अवेयर करने का काम भी करते रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस, मिशन पिंक हेल्थ, बहुत सारे अवार्ड आपको स्टेट और अन्य सारे नेशनल लेवल के अवार्ड्स आपको मिले हैं। तो आपका हमारा आज का जो विषय है होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो जब मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन की हम बात करेंगे तो हमारे आसपास किसी चीजों का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, मोबाइल से लेकर के लैपटॉप से लेकर सोशल मीडिया, उसके द्वारा जो रेडिएशंस निकलते हैं वो, और ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। अभी दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, बच्चे खूब पटाखे चलाते भी हैं, तो हमें उसमें भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर इस विषय पर मैं बातचीत करने के लिए डॉक्टर अल्पना शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सभी आदरणीय जन। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। जी नमस्कार सभी आदरणीय जन जो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई जब चौबे साहब ने और श्यामल सर ने मुझसे बात की, क्योंकि एक जनरल लोगों के साथ जो मैं बातें साझा करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिखा, जिसमें आप सभी लोग जो एक एक मेंबर हैं, आप लोग खुद बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको सलाह मशवरे दे रहे हैं, वह क्या सही क्या गलत समाज में ये आप लोग बता रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो टॉपिक आपने मुझे दिया है वह काफ़ी बड़ा है, और वो मतलब एक हम लोग जब कॉन्फ्रेंस करते हैं, बच्चों की कॉन्फ्रेंस, तो एक एक टॉपिक को हम लोग को वर्कशॉप में लेना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें साझा करूंगी अपने नॉलेज में से, जो आप लोग एक जनरल पब्लिक को या आपके भी शहरों में जो भी लोग इस चीज़ों पे बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं इस सोशल वर्क में, उन लोगों को हेल्प होएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश की जनसंख्या अगर हम देखें, 2024 के जून की जनसंख्या हम देखें तो मोर देन 144 करोड़ है। ये 144 करोड़ से ज़्यादा हैं आज की तारीख में हम, जिसमें से 450 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं। बच्चे हम कहें तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के लोग जो हैं वो 450 मिलियन से ज़्यादा हैं। यानी लगभग 1/3 पॉपुलेशन हमारी जो है वो इस उम्र वर्ग से बनी हुई है, 0 से 18 वर्ष। और विश्व के 19% जो बच्चों की संख्या है वो इंडिया से आती है, इतने हमारे यहाँ बच्चे हैं। अगर हम हमारे इस आयु वर्ग के लोगों को सही तरीका, सही डायरेक्शन दे देते हैं, तो हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत एक उन्नति का काम कर सकते हैं। कुछ सामान्य चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आजकल परेशानी में आ रही हैं माता पिता को, दादा दादियों को, पूरे समाज को, उनको भी मैं टच करूंगी जैसा सर ने कहा था। तो अब पहली चीज मैं अगर कहूँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट, अर्थात एक बच्चे का समूचा डेवलपमेंट, समूचा विकास जो होता है, उसके लिए मोटी मोटी 6 चीजों को लिया जाता है: फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल या स्पिरिचुअल, व क्रिएटिव या एनवायरमेंटल। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करें फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, जो शरीर की रचना बढ़ती है। हमें मालूम है जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद क्रमशः क्रमशः उसका हाइट, वेट, हेड, सिर की गोलाई वगैरह वगैरह सब बढ़ते जाता है, दिमाग, ब्रेन सब कुछ बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते जब ये बच्चे 10, 8, 9, आज की तारीख में हम कहें तो 9-10 साल की उम्र में ही बच्चों का मानसिक परिवर्तन व शारीरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, और ये धीरे धीरे युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं। यह एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब बच्चों को उनकी जो बढ़त हो रही है उसमें जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास एक अलग प्रकार से होता है इस उम्र में, जब बच्चे सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और बड़े सोचते हैं कि ये अभी बच्चे हैं। इस तरीके से बच्चा बहुत ही टर्मोइल में रहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बच्चा हर कुछ अपनी मर्जी से करना चाहता है और माता पिता चाहते हैं कि बच्चा
डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे, हम जो कह रहे हैं वैसा करें। तो इस तरीके से ये इसलिए होता है कि हमारा जो ब्रेन बढ़ता है, ब्रेन बढ़ने की जो प्रक्रिया है ये लगभग 25 साल तक चलती रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि अब बच्चा 19 साल का हो गया या अब हम 20 साल के हो गए, हम आगे नहीं पढ़ सकते। पढ़ने की उम्र तो आज भी है, हम आज भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी आज भी पढ़ रहे हैं। परंतु ये जो समय होता है प्यूबर्टी का, अर्थात 8-9 साल की उम्र से लेके 15-16 साल तक की उम्र तक का, उस समय जो दिमाग का विकास होता है उसमें जो एमिगडाला है, अर्थात अंदर के वह हिस्से जो चीजों को समझने लग जाते हैं वो तो बढ़ जाते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं कि ये मुझे करना है, ये मुझे करने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है करने की, वो शक्ति बढ़ जाती है। परंतु जो हमारे दिमाग का ये सामने का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, वो हिस्सा जो मेच्योर होता है उसके लिए उम्र होती है लगभग 22, 23, 24 साल, जब हम डिसीजन ले पाते हैं और अपने आप को हम कंट्रोल में कर पाते हैं। मुझे तेज गाड़ी चलाने की इच्छा है, एक 15-16 साल के बच्चे की इच्छा हुई कि बहुत तेज गाड़ी चलाना है और उसे चलाना है यानी वो चलाएगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसे लड़ना है यानी वो लड़ेगा। परंतु यदि 24-25 साल का इंसान रहेगा तो उसके ये हिस्सा जो मेच्योर हो जाता है, उसमें ये निर्णय लेने की शक्ति आती है कि नहीं ये गलत है, ये मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, अब मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ, अब मुझे कंट्रोल करना चाहिए, अब मैं जोर से चिल्ला रहा हूँ, अब मुझे कंट्रोल करना चाहिए, मेरे सामने बड़े हैं मुझे आदर सम्मान देना है, अब मुझे रुक जाना चाहिए। ये जो निर्णय लेने की क्षमता है ये लगभग 24-25 साल की उम्र तक भी ब्रेन में ये विकास होता रहता है, जिसमें उन्हें समझ आती है कि मुझे ये निर्णय लेना या नहीं, सही डिसीजन मेकिंग जो है वो इस समय आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूं आपसे कि इस उम्र में अर्थात बच्चों में डाइट, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए डाइट बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन, बच्चा क्या खा रहा, क्या पी रहा, कैसे खा रहा। तो अभी की आज की डाइट में फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, जंक फूड बहुत ज्यादा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि हम एक फूड पिरामिड की बात करते थे पहले, फूड पिरामिड अब बदल चुका है। फूड पिरामिड में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा आप लेंगे दाल चावल अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आप उससे कम लेंगे फैट, फिर उससे कम लेंगे आप प्रोटीन को अच्छी मात्रा में लेना है। परंतु अब हमारी जो फूड प्लेट है वो बदल चुकी है, अर्थात 100% की एक जो थाली है उसमें से 50% हमारा सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन से होना चाहिए और बाकी 25% में सिर्फ दाल चावल ये आना चाहिए और सब्जी और फल का योगदान ज्यादा होना चाहिए। ये इस तरीके से हमारी नई प्लेट तैयार हुई है। अब हम कहते हैं कि जो इस यूथ में देखा जा रहा है कि मोटापा बहुत ज्यादा आ रहा है, लगभग हर 6 बच्चों में एक बच्चा मोटा है। मोटे का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, BMI कैलकुलेट किया जाता है, इन बच्चों के हाइट व वेट को लेकर एक ग्राफ पे प्लॉट करके हम उनके माता पिता को दिखाते हैं, देखिए आपका बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है। ज्यादा फूड, कम एक्सरसाइज, कम फिजिकल एक्टिविटी व ज्यादा स्क्रीन, इन तीनों के मिश्रण से बनता है मोटापा। बच्चों में फूड का क्वालिटी काफी टूट चुका है। इसमें हमको और आपको मिलकर अपने आने वाले बच्चों को सिखाना है कि प्रोटीन ज्यादा लेना है, कैलोरीज हम जितना भी लें, कैलोरीज को कम करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम जो भी कैलोरीज ले रहे हैं उसे हमें जलाना है। अगर हम उसे जला लेते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, दौड़ धूप करके, एक्सरसाइज करके, सूर्य नमस्कार करके, तो हमारे अंदर मोटापा नहीं आएगा। नाश्ता जरूरी है। आजकल के बच्चे जो ज्यादा मोटे हो रहे हैं, या तो उनमें रहता है कि वो डाइटिंग करेंगे, डाइटिंग भी कैसी कि बिल्कुल जीरो कीटो डाइट लेने लग गए। वो कीटो डाइट का बहुत नुकसान होता है, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ब्रेकफास्ट है जो हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इससे मोटापा नहीं आता और फिर आगे के खानों को हम उस हिसाब से बैलेंस करते हैं। एक्सरसाइज जो कि एक बहुत ही अनिवार्य चीज है, बच्चों में एक्सरसाइज और आउटडोर गेम्स लगभग शून्य होते जा रहे हैं। इसमें भी आपको और हमें काम करना है, उन्हें समझाना है खाना खाना है तो स्क्रीन के सामने नहीं, टीवी मोबाइल के सामने खाना मत खाने दीजिए। अनुशासन हम बनाते हैं, घर में माता पिता दादा दादी जो भी बड़े हैं, हम रूल बनाते हैं, हम घर में रोल मॉडल रहते हैं, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे ही वैसा ही करते हैं। इसीलिए हमें भी टीवी मोबाइल के सामने खाना नहीं खाना है, हमें भी अनुशासन के साथ डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाना है। जब बच्चे ये करेंगे तो हम आपस में बातचीत करेंगे, जिसमें आता है कम्युनिकेशन। हम जब आपस में बातचीत करते हैं दिन भर की वारदातों के विषय में, कुछ खुशी, कुछ दुख, कुछ परेशानी, कुछ चिंता, तो इसके विषय में बच्चे भी सीखते हैं कि हमें डील कैसे करना है, हमें खाना कैसे खाना है, हमें दिन भर की बातें आपस में शेयर करना है। साथ ही साथ स्क्रीन हट गया,
स्क्रीन हट गया तो वैसे ही मोटापे पे बहुत, बच्चों के वजन पे बहुत असर आ जाएगा। स्क्रीन आज की तारीख में हम कहें तो इतना ज्यादा हो चुका है कि मैं 90 भी नहीं कहूंगी, 99% समाज में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन चल रहा है, जिसमें हम मोबाइल, लैपटॉप व अन्य गैजेट्स को लें। इसमें से जो वास्तव में इनका उपयोग था कि नॉलेज को गेन करना, पॉजिटिव चीजों को लेना, उसमें उपयोग बहुत कम हो रहा है। हमारे यहाँ का जो यूथ है, जो 5 साल से 20-25 साल के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसका नेगेटिव यूज की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत दुख की वजह है। पहली चीज, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उसे कम करने का एक तरीका है घर का अनुशासन, घर का रोल मॉडल बनना। अगर हम ये 2 चीज फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो सकता है। तीसरी चीज, बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि तुम मोबाइल से हट जाओ, तुम लैपटॉप को छोड़ दो, तुम टैब को छोड़ दो। वो कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे बच्चे यदि हम कहेंगे कि तुम इससे हट जाओ। उसका तरीका ये है, पहला तरीका कि हम रोल मॉडल बन जाएं। हम घर में आने के बाद जब तक बच्चे और परिवार साथ में हैं, मोबाइल की तरफ कोई ना जाए, ना माता, ना पिता, ना दादा दादी, ना बच्चे। नियम बना दिए जाएं। एक नियम होता है गैजेट फ्री जोन। हम अपने घर में कुछ एरियाज को ऐसे चिन्हित कर देते हैं, जैसे कि डाइनिंग टेबल के आसपास मोबाइल नहीं आएगा, खाने के समय टीवी नहीं चलेगा, कमरे के अंदर बिस्तर के पास मोबाइल नहीं जाएगा, बेडरूम्स में टीवी नहीं रहेंगे। इसे हम कहते हैं गैजेट फ्री जोन, अर्थात इन एरियाज में गैजेट्स नहीं जाएंगे। अगर हम बड़े लोग नियम बनाएंगे तो बच्चे फॉलो करेंगे। दूसरी चीज होती है, नियम बनाने के बावजूद अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं। हम माता पिता लोगों का अनुशासन रहना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं। जो क्वालिटी और क्वांटिटी का एक्सपोजर है, उससे बच्चे बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग में जा रहे हैं। अर्थात बच्चों को साइबर के तरीके से फ्रॉड लोग जो हैं वो उनको रख लेते हैं, रोक लेते हैं, गलत तरीकों की तरफ ले जाते हैं, उनको सुसाइड के लिए मोटिवेट करते हैं, और बच्चे सुसाइड की तरफ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। इससे जो रेडिएशंस निकलते हैं, जैसा कि आपने कहा था, उससे नुकसान तो बहुत ज्यादा है, कोई गिनती नहीं है जो मैं गिना सकूं आपको। मेन चीजें जो होती हैं, जो हमारे हेल्थ पे काम कर रही हैं, हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हैं। इसमें स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, बच्चों के पढ़ने की, याद करने की क्षमता कम हो रही है। जो बच्चों की उम्र होती है वो होती है उम्र बाहर निकलने की, उनको खुला हुआ आसमान देने की। तो दिमाग अलग अलग तरीके से, कॉग्निटिव स्किल बढ़ता है बच्चे का, और बच्चा सीखता है चीजों को देख के। क्योंकि बच्चा मोबाइल के अंदर है, इसीलिए वो एक्सपोजर उसे नहीं मिल रहा है। उसे पेड़ पौधे कम दिख रहे हैं, उसे ग्राउंड कम दिख रहा है, उसे खेल की चीजें कम दिख रही हैं, तो दिमाग काम करना कम कर देता है। यही उम्र है जब हमारे लाइफ स्किल्स, जिसे हम 6 लाइफ स्किल कहते हैं, वो सीखने की उम्र है। हम वो नहीं सीख पाते, बच्चे वो नहीं सीख पाते, अनुशासन खत्म हो जाता है। हेल्थ में हम कहें तो आई स्ट्रेन, आंखों की रोशनी कम हो रही है, चश्मे लगने की संख्या बढ़ती जा रही है, रिफ्रैक्टिव एरर बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि आई स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसीलिए हेडेक, सिर दर्द, 10 में से 9 सिर दर्दों के मरीजों में कारण नहीं मिलता, क्योंकि कोई कारण है ही नहीं उनमें, कोई स्वास्थ्य से प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है एक्सपोजर टू गैजेट्स। क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वो रेडिएशंस भी असर कर रहे हैं और मन से थका रहे हैं, इंसान के दिमाग को थका दे रहे हैं। इसलिए सिर दर्द की बीमारी, आंखों की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये वजन पे असर करता है और हमारी लाइफस्टाइल पे असर करता है। हमारी एक्सरसाइज और ग्राउंड की तरफ एक्सपोजर कम हो जाता है, इस तरह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। पीठ दर्द, गर्दन दर्द, ये पीछे का हिस्सा का दर्द, ये गर्दन दर्द, और हमारा जो हमें जैसे बैठना चाहिए वो हम सीधे नहीं बैठ के ऐसे होते जा रहे हैं, एक यहाँ पीछे पीठ निकलती जा रही। ये सभी सारे बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स इसमें आने लग गई हैं। अगर मैं कहूँ कि जो लाइफ स्किल्स होते हैं वो हमारे बच्चों को हमें सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल पोर्शन आता है, यानी कि हम डॉक्टर को स्कूल पढ़ा रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे को कॉलेज भेज रहे हैं, बच्चे को यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा, आईएएस बन रहा, आईपीएस बन रहा। इन सब के साथ में हमें सबसे ज्यादा बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सोचना है। हर 10वां बच्चा आज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से परेशान है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑटिज्म, ये सब बढ़ रहा है। ऑटिज्म क्यों बढ़ रहा है? ऑटिज्म भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि पेरेंट्स भी गैजेट्स में हैं,
वातावरण भी गैजेट में है, तो बच्चे को हम ज्यादा मानसिक एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हैं। जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं, अर्थात जीवन को जीने की कला, इसमें WHO ने कुछ 6 स्किल्स को चिन्हित किया है जो हमें, हमारे युवा, हमारे साथीगण सबको सिखाना चाहिए। पहला चीज है डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग, यानी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारा जीवन हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगा ही, जीवन प्रॉब्लम से भरा हुआ है। आप और हम जिस जगह खड़े हैं, हम लोगों को कोई अच्छी चिकनी सड़क नहीं मिली, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया अपने समय में, अपनी लाइफ में, तब आप और हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो हमें बच्चों को ये सीख देना है कि जब परेशानियां लाइफ में आए तब डिसीजन लेना, निर्णय लेना एक बहुत बड़ा चीज होता है। निर्णय लेने के लिए पहले हम प्रॉब्लम को सुने, उसे हम समझें, हम उसमें किस किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो ऑप्शंस देखें, उन ऑप्शंस में से कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव हैं उनको चिन्हित करें और पॉजिटिव चीज को लेकर डिसीजन लें। डिसीजन लेने के बाद हम जब कोई चीज को करते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ, उससे हमें कुछ बैकअप मिलता है, कुछ हमें मिलता है कि इससे, इसमें ये गलत था, ये सही था, उसे हम समझें और आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए फेस करें। कम्युनिकेशन स्किल अर्थात बात करना, सोशल सर्कल, हमें आपस में कैसे बात करना है, हमें अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, यहाँ फिर से अनुशासन आ गया। हम बच्चों से कैसे बात करें, हम किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कैसे बात, ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अगर हमारे बच्चे गैजेट्स को हटा के हमारे साथ ज्यादा रहते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं, बहुत बड़ा फायदा यह है कि माँ और पिता से, माँ से स्पेशली जब बच्चे ज्यादा बात करते हैं तो निगेटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं। जब नॉर्मल बातें हम अपने बच्चों से ज्यादा करते हैं तब उनके पास जब प्रॉब्लम आएगी तब वो हमारे पास आएंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहा है या वो किसी एग्जाम में हार रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास वो खड़े तभी होंगे जब हमने हमेशा उनसे नॉर्मल बातें की हैं। हमने कभी नॉर्मल बातें नहीं की और हम 18 साल के बच्चे से उम्मीद करें या 15 साल के बच्चे से कि जब वो हार गया है तो हमसे आके बात करे, सुसाइड ना करे, जब वो फेल हो गया है तो हमसे आके बात करे, वो डिसीजन ना ले, डिप्रेशन में मत जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम बच्चों को अपने साथ रूबरू अच्छी बातें, बुरी बातें, गंदी बातें, मीठी बातें सब ना करेंगे, बच्चों में वो इनहिबिशंस, वो जिज्ञासा शांत नहीं होगी और उनकी वो इच्छा खुल के हमारे सामने नहीं आएगी, तब बच्चे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे, डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ जाएंगे और बीमारियां ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आजकल के माता पिता के पास ज्यादा बातें ये रहती हैं कि आपने बच्चे को आउटडोर में क्यों नहीं भेजा, बच्चों के पास टाइम नहीं है मैडम, सुबह से वो स्कूल चले जाते हैं 7 बजे, वापस आते हैं तो 3 घंटे कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। 5 साल का बच्चा नर्सरी का ट्यूशन जा रहा, 7 साल का बच्चा ट्यूशन जा रहा, क्लास 1-2 का बच्चा ट्यूशन जा रहा, जहाँ पे माता पिता पढ़े हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है सभी अपने मरीजों से, पेरेंट्स से भी, आप लोगों को भी बोलूंगी कि हम अपने बच्चों को 10वीं तक घर में पढ़ा सकते हैं। जहाँ माता पिता थोड़ा सा भी साइंस पढ़े हुए हैं तो वो 8वीं तक पढ़ा सकते हैं। जब तक हो सके हम बच्चों को घर में खुद पढ़ाएं, ट्यूशन का कम करिए। अगर बच्चे ट्यूशन कोचिंग कम जाएंगे, हमारे साथ समय ज्यादा बिताएंगे ना, हमारे साथ समय ज्यादा बिताएंगे तो हम उनको अपने हिसाब से ढाल पाएंगे, हम उनको अपने हिसाब से अनुशासन सिखा पाएंगे, बातचीत करने के तौर तरीके सिखा पाएंगे, उनकी कमियों को, उनकी जिज्ञासाओं को हम शांत कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस उम्र के लोगों के लिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। हम अगर यूथ की बात करें अर्थात 25 साल से कम बच्चों की, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उनकी डेथ का सेकंड इंपॉर्टेंट कारण है। सेकंड, मैक्सिमम डेथ्स जो इस उम्र में होती हैं उसमें सेकंड कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। हम जब अपने बच्चों को गाड़ियां देते हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम अनुशासन उनको सिखाएं, और जब हम कंफर्म हो जाएं, हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ हमारा बच्चा अब रोड में जाने को तैयार है, सिर्फ तभी उसे गाड़ी दें। हमारे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि हम कम उम्र से उसे पूरी सुविधाएं दे दें और रोड ट्रैफिक में जाने दें, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत दर्दनाक होता है। मैं आपको सचमुच बताऊं, जब एक 10 साल का, 15 साल का, 18 साल का युवा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जाता है तो मन को बहुत तकलीफ होती है। हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें बहुत रोल हम पेरेंट्स का है। अनुशासन सिखाएं, रोड ट्रैफिक रूल सिखाएं, और जब हम उनको अनुशासन सिखाते हैं तो उन्हें रोड ट्रैफिक के रूल्स को मानने का तरीका भी सिखाते हैं, और उन्हें उसको फॉलो करने के बिना गाड़ी उनके हाथ में हम ना दें। बहुत एक इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज, सब्सटेंस अब्यूज यानी कि एडिक्शन। आजकल हम देखें तो जो डेटा स्टैटिस्टिक्स के आ रहे हैं, 90% बच्चे
जो 18 उम्र तक पहुंचे हैं, किसी ना किसी तरह से उन्हें एक्सपोजर मिल चुका है, चाहे वो तंबाकू का हो, गुटखा का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, या ड्रग्स हैं जो चल रही हैं, या अल्कोहल, शराब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें भी आपका और हमारा रोल है। हम अपने घर में रोल मॉडल बने, हम अपने बच्चों को सिखाएं। सब्सटेंस अब्यूज, अगर बच्चे एडिक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको भी मालूम है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 10% पे चली जाती है। जो वो कर सकते हैं, उनकी जितनी क्षमता है, उससे वो 10% पे चले जाते हैं। जो उससे नुकसान है, जो बीमारियां हैं, वो एक अपने आप में अलग चीज है, अलग टॉपिक है, परंतु उससे मानसिक बीमारियां भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं और शारीरिक तो आती ही आती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल हमें बच्चों को सिखाना है, सेल्फ डिफेंस। हम देख रहे हैं कि समाज में रेप के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं। रेप के इंसिडेंस बढ़ने के बारे में मैं सिर्फ 2 वाक्य कहूंगी कि इसमें हमें अपने लड़के और लड़कियों दोनों को बराबरी से सिखाना है। लड़कियों को सिखाना है हमारे संस्कार फॉलो करें, सभी को सिखाना है, लड़कों को भी सिखाना है हमारे संस्कार फॉलो हो, कपड़े पहनने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, बाहर जाने का अनुशासन, समय का अनुशासन रहे, कब घर आना कब बाहर जाना, इसका अनुशासन रहे। और साथ में लड़कों को हमें सिखाना है कि कैसे इज्जत करना। हम घर में अपने माँ और बहनों की इज्जत करेंगे और सीखेंगे तो हम बाहर भी इज्जत करेंगे। हमारी लड़कियों को हमें सिखाना है सेल्फ डिफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सेल्फ डिफेंस पे मैं आजकल अपने शहर में और जगह जगह बहुत सारे वेबिनार्स कर रही हूँ और सिखा रही हूँ कि हमारे पास जो मामूली चीजें हम अपने पास रखते हैं, उनसे ही हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशंस में अगर हम पहुंचते हैं तो। कुछ होते हैं हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं जिसे हम, ये मेरे ख्याल से बहुत कम 5 मिनट में आपको दिवाली के बारे में बता दूंगी। एक रूल होता है 5 4 3 2 1, जिसे हम ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। हमें अपने बच्चों को और पूरे घर के परिवार को हम एक ऐसा एक निकाल सकते हैं नियम कि रात को खाने के बाद हम सब एक साथ बैठें और 5 4 3 2 1 का ग्राउंडिंग टेक्निक होता है, जिसमें हमें एक दूसरे को धन्यवाद देना है या हमें किसकी क्या चीज पसंद आई, वो 5 चीजें ऐसी सब लोग कहें जो दिन भर में उन्होंने देखी हो अच्छी, 4 चीजें कहें जो उन्होंने छुई हो, टच किया हो, 3 चीजें कहें जो उन्होंने सुना हो, 2 चीजें जो उन्होंने सूंघा हो और 1 जो उन्होंने टेस्ट किया। ये हम आपस में शेयर करें और 3 अच्छी पॉजिटिव चीजें जो दिन भर में हमने सीखी वो एक दूसरे से हम शेयर करें। इसी के साथ एक आता है 20-20-20 का रूल, जो आजकल गैजेट्स और मोबाइल्स के रेडिएशंस वगैरह की बात हुई थी। अगर आपकी मजबूरी है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या आप एक CEO हैं या आपका काम ही कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है 20-20-20 का एक नियम हम फॉलो कर सकते हैं। 20 मिनट हम अपने गैजेट के साथ अगर हैं तो हम 20 सेकंड को बिल्कुल दूर बाहर 10 फीट दूर की चीजों को अर्थात हरियाली को देखें। 20 सेकंड को हम अपनी आंखें बंद करें और फिर वापस हम गैजेट पे आए। 20 मिनट गैजेट, 20 मिनट आंख, 20 सेकंड आंख बंद, 20 सेकंड खूब दूर अपने से 10 फीट दूर की हरियाली को देखें और फिर वापस हम गैजेट पर आए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके बहुत से नुकसान जो हमारे कंटिन्यूस रेडिएशन, कंटिन्यूस स्ट्रेस से आता है, उससे हम बच सकते हैं। एक छोटी सी चीज रहती है जो हमें पेरेंटिंग पे भी सिखाना होता है माता पिता को। आजकल के माता पिता काफी डरे हुए रहते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी हार में भी बच्चे सुसाइड की तरफ और मेंटल हेल्थ की तरफ जाते हैं। तो इसमें पेरेंटिंग का नियम ये होना चाहिए कि डिसिप्लिन और प्यार से मुला जला। हम जब बच्चे थे, जो डिसिप्लिन हमारे घर में था, जो माता पिता कहते थे, हमें फॉलो करना होता था, नहीं तो हमें पिटाई पड़ती थी। अब का समय ऐसा नहीं। आज आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते हैं और हर पेरेंटिंग के लेसन में सिखाया जाता है कि आप बच्चों पे हाथ ना उठाएं, बच्चों को प्यार से समझाएं। अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तो अनुशासन तो आपको सिखाना ही पड़ेगा, पनिशमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको जब बच्चा पैदा होता है तब से काम करना है। बच्चा जब 6-8 महीने का होता है और दूध गिरा देता है तो उसे हमें सिखाना है कि ये तुमने गलत किया और फिर उसे प्यार करना है। तो 2 तरीके होते हैं। पहले गलती बताना, यह तरीका काम करता है 0 से लेकर 12-15 साल तक की उम्र के बच्चों में। पहले आप उन्हें मना करिए कि तुमने जो किया है गलत है, तुम्हें नहीं करना है। हम जोर से भी डांट सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि उन्हें हम, जैसे उसने 2 साल का बच्चा है तो 2 मिनट के लिए उसे हम सबसे अलग कर दें, दूर भेज दें, पनिशमेंट के तौर पे पूरे घर से अलग बाहर भेज दें। अकेलेपन में 2 मिनट रहेगा वो। 3 साल का बच्चा 3 मिनट रहेगा, 4 साल का बच्चा 4 मिनट और 5 साल का बच्चा 5 मिनट। हम जब इतना टाइम इनको टाइम आउट देते हैं, अलग खड़े कर देते हैं, तो उनमें एक आत्मावलोकन का समय मिलता है उन्हें। वो समझते हैं, सोचते हैं और फिर उन्हें पास बुला के हमें उन्हें प्यार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डांटने के बाद उन्हें प्यार करना, जिससे उनका विश्वास वापस आएगा कि हाँ, हमारे माता पिता हमारी इतनी गलतियों के बाद भी हमारे साथ हैं।
इसके सिवाय में तो आप लोग जो पूछना चाहेंगे पूछेंगे। मैं दिवाली से संबंधित कुछ मोटी मोटी चीजें बता दूं आपको। दिवाली का त्योहार आ रहा है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में मोटी जो कारण होता है सभी को मालूम है कि रामचंद्र जी 14 साल के बाद वापस आए थे। लक्ष्मी जी का जन्म जी भी कहा जाता है इस दिन हुआ, इसलिए त्योहार मनाया जाता है। हमारे बच्चों को वो सबको मालूम होना चाहिए क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्या क्या किया जाता है। 5 चीजें जो मेन दिवाली में हर घर में होना चाहिए। साफ सफाई, नए कपड़े सब लेते हैं, सजावट अपने घर में सब करते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, वो पटाखे चलाते हैं। तो इसमें कुछ मोटी मोटी सावधानियां जो हैं, अच्छे नए कपड़े सब पहने, बच्चे भी पहने, परंतु जब वो पटाखे फोड़ने जाएं तो बच्चों को आप कॉटन कपड़े पहना दीजिए। बच्चे पैर में जूते चप्पल जरूर पहने रहें। पटाखे जो फोड़ना है वो जेब में ना रखें, कोई खोखे रखे जाएं, डब्बे रखे जाएं, उसमें रखा जाए। नॉइज पोल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए लिमिटेड स्टॉक में पटाखे फोड़ें। कचरा जो होता है पटाखे जलाने के बाद, उसके लिए भी एक बर्तन रखें या खड्डा रखें, उसमें भरें। फेंकें मत, लोग जला के सड़क में फेंक देते हैं जिससे लोगों की गाड़ियां भी पंचर होती हैं। एक बाल्टी पानी पास में रखे रहें जब बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। वायु प्रदूषण का भी हम ध्यान रखें क्योंकि उतना ही धुआं उड़ उड़ के बाहर जाएगा। पटाखे को अपने से दूर रखें। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके कान में थोड़ी सी रुई डाल दें। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें कोई बीमारी है या आपको कोई बीमारी है तो थोड़ा ज्यादा सावधानी से रहिए, क्योंकि दिवाली के समय उड़ने वाली जो रंगोली लगाई जाती है, जो रंगोली आती है, जो फटाके आते हैं, जो गुलाल होते, ये रंग होते हैं, जो धुआं होता है, इन सब से बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए सब लोग इस बात का बहुत ध्यान रखें। मैंने कोशिश की हूँ कि इस उम्र में जो मोटा मोटा जरूरी होता है वो आप लोगों से शेयर कर सकूं, और आप लोग अगर क्वेश्चंस बोलेंगे तो जो छूटी हुई बातें हैं शायद वो आ पाएंगी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अल्पना शुक्ला। आपने बहुत अच्छे तरीके से लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स को लेकर के और अन्य सारी चीजों की जो सावधानियां रखनी चाहिए उस पर बातचीत करी। ओपन सेशन है, जिसने भी प्रश्न करना है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नवीन सर अपना हैंड रेज किया, आप अपना बात रखें। नवीन सर दिल्ली से हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। नवीन सर ओवर टू यू। नवीन सर अनम्यूट कर लें। मैडम, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने छोटे समय में आपने इतने होलिस्टिक व्यू के अंदर इतनी सारी चीजों को और जितनी बारीकी से आपने चीजों को कनेक्ट करा और बताया, और कुछ चीजें तो मेरे भी काम की है और मैं उसे रोज फॉलो करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1 और 2020 जो मेरे काम की है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मण अपना प्रश्न रखें। डॉक्टर लक्ष्मण त्रिपुरा से हैं, अपनी बात रखें। जी सर, जी सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। ये बहुत अच्छा से आपने समझाया। जी सर। ये जो हमारा जो पॉइंट आप डिस्कस किया ना जी, सबसे अच्छा लगा मेरा पेरेंटिंग के लिए। जी, जो बच्चा पहले पृथ्वी में आ रहा है ना, उसके सामने पेरेंट होता है। तो जब तक पेरेंट को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल सकता है, अच्छा कॉन्शियसनेस, अच्छा अवेयरनेस नहीं हो सकता है, जी, ये जी, हाँ कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा ये कहना मतलब ये, जब तक इसके बाद है उसका सराउंडिंग सोसाइटी इंक्लूडिंग द टीचर्स एंड अदर सेक्टर। So we should give the training to the parent, those who will be the parent in the near future. I think yes sir, there should be, is there a mandatory system to have the training to become a parent? But because there is a system of education system, TET or some NET. So before having the job, we have to qualify some exam. So yes I sir, think in the present era, present situation of all Indian situation, drug affected or other affected, mobile affected, everything. The good things are not taken by our children, though they are available in the newspaper, mobile, laptop, everything. As far as our expectation from our children, we are not satisfied. That's why we are giving much more care for it and engaging 5 private tutors, 6 private tutors. This is the thing. So I think, is there any, it's a prayer to our CCF also, is there any mandatory system or rules before having the chance sir, to be a parent?
Yes. जी सर, मैं आपको बताती हूँ, अभी हम लोगों ने जो अपना हमारा पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, इससे हम लोगों ने एक प्री कंसेप्शन केयर मॉड्यूल निकाला है। प्री कंसेप्शन केयर में हमने ये सब बताया है कि पेरेंट्स बनने के पहले, माता पिता बनने के पहले आप मानसिक रूप से इतनी चीजों के लिए पहले तैयार होइए। बच्चा पैदा करना माता पिता बनना नहीं है। Yeah, yeah. बच्चा Yeah, पैदा yeah. करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और yeah. आजकल सर आपने जो बात कही वो बिल्कुल सच है कि माता पिता बनने के बाद पेरेंट्स के पास रहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, Yeah, मैं yeah. जॉब में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मैडम बच्चे को बोतल से दूध मत पिलाओ, अपना दूध पिलाओ, Yeah. मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोल रहे हैं खुद पढ़ाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई Yeah, मैं yeah, सबको yeah. सर, मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, और मैं अपने ही शहर में लगभग हर महीने एक पेरेंटिंग का वेबिनार करती हूँ, और हमारे जो ग्रुप्स हैं, टीचर्स हैं, उनके पास भी जाके पेरेंटिंग पे बहुत सारे वो करती हूँ सर प्रोग्राम्स, क्योंकि मेरे को ये समझ आता है कि हमारी एक यूथ एक ग्रुप है, हम अगर यूथ को सिखा लें तो हमारे ये जो रेप बढ़ रहा है, जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। अगर हम पेरेंट्स को समझा लें तो हमारे बच्चे भी सही हो जाएंगे। सर पेरेंटिंग की उम्र, पेरेंटिंग के लिए जन्म से बच्चे के लिए माँ बाप को सीखना है। जन्म से बच्चा जो पैदा होता है वहां से ही पेरेंटिंग चालू हो जाती है। जो 6 महीने का बच्चा, बोले बच्चा बहुत छोटा है, अरे जब टीका लगवाने आते हैं सर, 1.5 महीने 2.5 महीने का टीका लगवाने आते हैं, माता पिता बच्चे को मोबाइल दिखाते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा। तो ये मतलब एक बहुत दुख होता है। मैं अपने पेरेंट्स को, पेशेंट्स को तो मैं सबको समझाती हूँ कि आप, इसका नियम ये है सर कि 2 साल तक के बच्चे को आपको मोबाइल का एक्सपोजर नहीं देना है। नियम जो हम लोगों ने गाइडलाइंस निकाली हैं, नेशनल गाइडलाइंस निकाली गई हैं, 2 साल तक के बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे, 2 से 5 साल तक के बच्चे 1 घंटा देखेंगे। उसमें भी पेरेंट्स की निगरानी होनी चाहिए। अगर माता पिता विदेश में, दादा दादी विदेश में है तो उनसे बात कर सकते हैं, वो भी निगरानी में। और सर जो पेरेंट्स आते हैं उनको मैं यही समझाती हूँ कि आप जॉब करते हो, आप कितने घंटे जॉब करते हो? मैं सब मदर से पूछती हूँ, आप कितने घंटे जॉब करते हैं? सुबह 10 से 6 करते हैं, 9 से 5 करते हैं, कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे आपने जॉब कर लिया, आप 8 घंटे सो गए 16 घंटा। कितने घंटे बचे आपके पास? 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर भी 8 घंटे हैं। इस 8 घंटे में से आप सिर्फ 4 घंटे अपने बच्चे के साथ रहो। ओनली 4 आवर्स आप अपने बच्चे के साथ रहिए। आप खाना बना रहे हैं, बच्चे को आजू बाजू रखो, आप कपड़े समेट रहे हैं, अपने आजू बाजू रखिए। इसमें बच्चे आपसे, मेरा अच्छी बातें गंदी बातें बोलने का मतलब ही यही होता है सर कि कोई लड़के छेड़ रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। लड़कियों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है, उसको पीरियड्स आ गए, मेरे को नहीं आए, छोटी छोटी चीजें रहती हैं। उस लड़के ने मेरे को आज ऐसा किया, वो किससे शेयर करेंगे? जब हम बच्चों से 4 घंटे रोज बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपनी प्रॉब्लम लेके भी हमारे पास आएंगे। और घर में बच्चे आ गए उसके बाद पेरेंट्स को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, खाने के समय टीवी नहीं चलाना चाहिए, ये हमें करना है, तब बच्चे सीखेंगे। मैडम जब तक प्रेग्नेंट होगा, प्रेग्नेंट का टाइम से, बिकॉज ही विल बी द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड, so बहुत important. So is there any guideline? Can we have any guideline, national guideline? This is, it should be the mandatory to take the training, the parent before the birth, before the delivery. मैडम जी सर, गाइडलाइंस हैं, हम लोगों ने पीपीटीज बना के रखे हुए हैं कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि आजकल बहुत अवेयर पेरेंट्स होते हैं, जैसा आपने पूछा, बहुत से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा 10 साल के बाद बच्चा हो रहा है, हमारा 6 साल के बाद बच्चा हो रहा है, हम क्या करें? तो उनके लिए हम वो पीपीटीज के सहारे से उनको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बट सर अभी बहुत छोटे मुद्दे पे हो रहा है ये कि हम और आप चाह रहे हैं तो पर्सनल पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट निकालेगी तो मैंडेटरी होंगी चीजें सर, बाकी तो मैंडेटरी कोई नहीं कर सकता, वो हमारी सोच ही कर सकती है। जी, एक क्वेश्चन और आया है मैम, राहुल का है। 16 or 17 year old boy or girl doesn't want to socialize, talk with anybody and is very moody. Why is such a health condition? What are the reasons for such things? सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हम इस उम्र के बच्चों को, उन्होंने तो 15-16 साल कहा, ये चीजें आजकल 10 साल से शुरू हो गई बच्चों में कि वो अकेला रहना चाहते हैं। तो इसमें पहले बस एक पॉइंट मैं लूंगी पुराना कि अगर हम शुरुआत से, जो मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन स्किल, अगर हमारे 3 साल की उम्र से चलते 12-13 साल में भी ये बच्चा हमसे 4 घंटे बात करता रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर 15 साल का बच्चा आइसोलेट हो रहा है सर, ये बहुत चिंता का विषय है। कुछ ना कुछ उसके अंदर मेंटल चिंताएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे वो डील नहीं कर पा रहा है। कोई ना कोई चीजें हैं, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे फ्रेंड सर्कल में या घर में, जो उसे डिस्टर्ब कर रही हैं। कहीं ना कहीं उसे फेलियर्स मिल रहे हैं जिससे वो कोप अप
नहीं कर पा रहा है, उसे हेल्प करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा पहले उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं कि सिर्फ आप बच्चे के पास बैठिए, डोंट डू एनीथिंग, आप सिर्फ बैठिए। आप जब उसके साथ बैठने का समय बढ़ाते जाएंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। हम उसे स्टोरी के रूप में कुछ फेलियर्स की कहानी सुनाएं, कुछ बातें बताएं जहां हम भी फेल हुए हैं, अपनी लाइफ में हम भी फेल हुए हैं, वो उसे हम शो करें कि ये जीवन का नियम है कि हम फेल होते हैं तब आगे बढ़ते हैं, और हम फेल हो के यहाँ तक पहुंचे हैं, ये हम उसे बताएं। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना सर, वो सॉफ्ट होंगी और वो ओपन होएगा। जब बच्चा ओपन होएगा तभी वो हमें अपनी परेशानियां शेयर करेगा। उसे अकेला मत छोड़िए। ऐसे में ही बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं, ऐसे में ही बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और सब्सटेंस अब्यूजर अल्कोहल की तरफ जाते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं वो वही कर रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिलता सर, वो सिर्फ भगना चाहते हैं और बचना चाहते हैं। और ये बहुत इस पर्सन, ये जो भी, अगर ये वास्तविक सच्चा प्रश्न है तो उस इंसान, बस बच्चे को अकेले ना छोड़िए, पहले पेरेंट्स, भाई बहन, और फिर डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सिर्फ काउंसलिंग करेंगे, कोई दवाई नहीं देंगे। वो आपको किसी डिप्रेशन की दवाई दे दिया या एंजाइटी का दवाई दे दिया, नहीं करेंगे ऐसा। आप पीडियाट्रिशियंस के पास जाइए, जैसे हम लोग हैं, ऐसे सब शहरों में रहते हैं सर लोग, काउंसलिंग करते हैं, बच्चे को साइकियाट्रिक काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप कैसे बिहेवियर अपना चेंज कर सकते हैं। और खुले में जाइए, बच्चे को लेके पिकनिक में जाइए। बच्चे को अकेला रहना चाह रहा है, उसमें आपको यही करना है सर। धीरे धीरे वो बाहर निकलेगा और अपनी प्रॉब्लम से कोप अप करेगा। जी थैंक यू। और किसी के प्रश्न हैं? जी ममता दीदी अपना प्रश्न रखिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। तो से सुन के बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। लगभग 80% बातें आपकी हम प्रचार प्रसार काउंसलिंग में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी छूट गई थी, बहुत बारीक बातें थी जो आपने बताई। अब आगे आने वाले समय में जहां भी हम काउंसलिंग करेंगे या बात करेंगे तो आपकी बातों से कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें हम दूर कर पाए। दूसरी बात डॉक्टर साहब, जो अपन ने रोड एक्सीडेंट की बात करी, तो क्या अपन ऐसा एक प्रस्ताव कर सकते हैं शिक्षा विभाग को कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके लिए कंपलसरी रहे कि वो टू व्हीलर से नहीं चलेंगे या कोई सार्वजनिक वाहन से आए, साइकिल से आए, तो क्या इस उम्र के बच्चे जो होड़ रहती ना आगे भागने की, तेज निकलने की, नेचुरल है उन बच्चों का, तो वो मैडम उसमें भी कई बार नुकसान अपन ने देखा है, तो ऐसा अपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकते हैं, रहना ही चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं या जो सिंपल स्कूल रहते हैं, वहां बच्चे साइकिल से ही आते हैं या तो पैदल आते हैं। और जितने ये प्राइवेट स्कूल्स रहेंगे, हाई फाई रहेंगे, वहां पे कार भी चल रही हैं। टू व्हीलर तो अब थोड़ी सी पीछे रहने लग गई है, अब लोग कार में भी आते हैं, कार में भी आने लगे। तो यहाँ पे मैडम ये आपने बहुत अच्छा कहा कि तो स्कूल से हम टारगेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें पेरेंट्स टारगेट करना चाहिए। पेरेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माँ बाप समझ ले कि भाई पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एसयूवी खरीद के दे दो। पूना में एक्सीडेंट देखा अपन ने, किसकी गलती थी? लड़के की, बच्चे की, और उसके माता पिता भी उसको बचा रहे हैं, दादा दादी भी बचा रहे हैं, जिसका गया उसका क्या। ये चीजें बार बार ना हो समाज में, उसके लिए हम फिर से पेरेंट्स की तरफ जा सकते हैं। और जो मैम अपन ने बात करी, जो आपने बोला कि मतलब एक एरिया हो जहाँ पे अपन गैजेट का उपयोग नहीं करें, ये बात तो मैम बिल्कुल सही है, हम भी कई बार उपयोग कर रहे हैं। उससे क्या होता है, एक कम्युनिकेशन जो गैप है और जो बातचीत और वार्तालाप कम हो गया, संवाद कम हो गए, इसके कारण ही लोगों में मतलब आपसी संबंध खराब हो रहे हैं और परिवार जो टूट रहे हैं वो शायद इसीलिए ही है। मैडम आप लोग काउंसिलिंग में एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ को जरूर लिया करिए। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन अभी हम लोग तो नेशनल प्रोग्राम में ही लेते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ लड़कों को भी पता रहना चाहिए ये सब बातें कि, और लड़कियों को स्पेशली साफ सफाई वगैरह के लिए, एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे मिथ्स रहते हैं लड़कियों के मन में, तो वो खुलती तभी है जब हम उनसे आमने सामने बात करते हैं। हम लोग स्कूल्स में जो प्रोग्राम करते हैं मैम, उसमें हम लोग ये सब चीजें जरूर डील करते हैं। कृपा शंकर भाई साहब, अगर कोई पीपीटी मैम के उपलब्ध हो सके तो करवा देंगे क्या? अभी तो भेजा नहीं है। नहीं, मैंने भेजा कुछ भी नहीं है। आप टॉपिक बोलेंगे तो मैं आपको उस हिसाब से तैयार करके दूंगी, क्योंकि मेरे पीपीटी तो 50 हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, तो मैं